हाय फ्रेंड्स, किताबें में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुझे चांद चाहिए के ऑडियो बुक्स में आज हम सुनेंगे 16वां भाग, विराटनगर में अपना पता। रिपटरी कंपनी में वर्षा का पहला साल चल रहा था। अब उसका जीवन बाकायदा एक कामकाजी युवती का था। वह ग्रेड सी में 470-750 वेतनमान की अभिनेत्री थी। वर्षा अपने वर्ग की स्वर्ण पदक विजेता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित हुई थी। उसके 4 सहपाठी ₹500 कुल के वेतन पर फेलो के रूप में नियुक्त हुए थे। कल्याणी तथा जानकी जयरमन इन्हीं में थे। वर्षा आई एम डेम्परेटली इन लव सत्रांत से कुछ पहले चाय गिलास में ढालती हुई रीटा साहनी का तनाव भरा स्वर सुनाई दिया। यू हैव बीन डेम्परेटली इन लव सिंस ए लॉन्ग टाइम। रीटा के बिस्तर पे सब्जी की खरीद का हिसाब लगाते हुए वर्षा पल भर ठिठकी। मैं अपने जीवन के दूसरे पृष्ठ की बात कर रही हूँ, वर्षा की ओर गिलास बढ़ाते हुए रीटा ने कहा। सुकुमार चटर्जी से रीटा ने उसे ही मिलवाया था। वह जेफर्स इंडिया में एग्जीक्यूटिव था, शांत, मितभाषी, गंभीर, चुलबुली शेख रीटा के बिल्कुल विपरीत। यूं पहले वर्ष के अंत पर 20 दिनों के लिए रीटा के साथ चंडीगढ़ भी गई थी। सुकुमार के साथ मैं आश्वस्त महसूस करती हूँ, चाय का घूंट लेकर रीटा बोली। मेरी चंचलता शांत रहती है, मुझे चुप्पी अच्छी लगने लगी है। रीटा किंचित आत्मलीन और गंभीर थी। उसकी ऐसी छवि वर्षा पहली बार देख रही थी। तुम तनाव में क्यों हो? सुकुमार के घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी है, अगले महीने। अगर हमें कुछ करना है तो अगले हफ्ते ही हो जाना चाहिए। वर्षा सन्नाटे में आ गई। सुकुमार क्या कहते हैं? रीटा ने उसकी ओर देखा। 1 हफ्ते में शादी कर लो। क्या कह रही हो? वर्षा झटके से सीधी बैठ गई। कल रात मैंने डैडी को फोन किया था। फिर? वर्षा की सांस रुक गई। क्या उन्होंने हमेशा के लिए तुमसे रिश्ता तोड़ लेने की धमकी दी? सिलबिल की प्रतिक्रिया पर रीटा ने अपनी मुस्कान रोकी। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि इस व्यक्ति के साथ तुम्हारी खुशी जुड़ गई है तो किस उधेड़ बुन में पड़ी हो। तुम्हारे डैडी देवता हैं। सिलबिल ने गदगद स्वर में अपनी धारणा प्रकट की। आज के पिता का रुख ऐसा ही होना चाहिए। मुझे अफसोस है तुम्हारा अनुभव इससे उल्टा रहा, पर अभी शादी कर लेने से तुम्हारा कला स्वप्न का क्या होगा? वर्षा ठिठक बोली। यही एक कांटा है जो मेरे मन में चुभा है। रीटा ने उसका हाथ थाम लिया और आवेग को दबाने के लिए दांतों तले निचला होंठ काटा। वर्षा, मैं सुकुमार को नहीं खो सकती और महान अभिनेत्री भी होना चाहती हूँ। इतने स्पष्ट शब्दों में अपनी सौंदर्य बोधीय महत्वाकांक्षा रीटा ने पहली बार प्रकट की थी, और वह भी अपनी प्रतिद्वंदी के सामने। वर्षा का मन तरल हो आया। वह अपने दुपट्टे के कोने से रीटा के आंसू पोंछने लगी। अगले इतवार की शाम हनुमान रोड के आर्य समाज मंदिर में रीटा और सुकुमार का परिणय हुआ। चंडीगढ़ से रीटा का परिवार आया था। नाट्य विद्यालय के अनेक सहपाठी थे। डॉक्टर अटल भी आशीर्वाद देने आए। परीक्षा समाप्त होते होते एहतियात बरतने के बावजूद रीटा गर्भवती हो गई। अब टेस्ट की रिपोर्ट देखकर वर्षा का मुंह खुला रह गया। मेरा जीवन मेरे कला स्वप्न से बिल्कुल उल्टी दिशा में जा रहा है। रीटा की आंखें भर आई। अब मैं क्या करूं? अब जो उपाय था उसे शब्द देने का साहस वर्षा को नहीं हुआ। सुकुमार क्या कहते हैं? खुशी से बावले हो रहे हैं। विचारलीन वर्षा को सामने देखते पा रीटा ने आगे जोड़ा। जो बात तुमने नहीं कही वह मैं कर नहीं पाऊंगी। मुझे अपने भीतर स्पंदन महसूस होता है। मुझे तो नन्ही नन्ही आंखें अपनी ओर देखती और मुस्कुराती महसूस होती हैं। इस तृप्ति की संभावना से मेरे भीतर उमंग हिलोरे ले रही हैं। रीटा के चेहरे पर तीखी हृदय बोधक विवशता थी। वर्षा ने सांत्वना के भाव से उसका हाथ थाम लिया। शादी के पहले की नाटकीय समक्षता के दौरान वर्षा ने अनुभव किया था कि वह और रीटा एक दूसरे से अधिक निकट आ गई हैं। पहले की कलात्मक प्रतियोगिता धुंधली हो चुकी है। उसकी मलिन छाया भी रीटा ने अपनी रंग लालसा में उसे राजदार बनाकर तिरोहित कर दी। अब दोनों के बीच व्यक्तिगत समझदारी पनप रही थी। वर्षा और रीटा ने शाम पंडारा रोड पर स्थित डॉक्टर अंकल के बंगले का गेट खोला तो लुभावना झबरे बालों वाला छोटा सा कुत्ता नन्ही सी भौंक के साथ बाहर निकल भागने का जुगाड़ करता दिखाई दिया। डॉक्टर अटल लान पर एक किताब लिए बैठे थे। उन्होंने मध्यम आदेश दिया, सोल्जर। सोल्जर एकदम पलटा और कुछ एक लंबी छलांगों के साथ उनके सामने पहुंचकर दुम हिलाने लगा। वे दोनों अभी बैठी ही थी कि नौकर चाय की ट्रे ले आया। इस घर के प्राणी कैसे सूक्ष्म अनुशासन तंतुओं से संचालित है, वर्षा ने सोचा। जिस किताब के पन्ने डॉक्टर अटल पलट रहे थे वह चेखव के जीवन पे थी। वर्षा ने कामना भरी आंखों से मुख पृष्ठ को देखा। बगल की तिपाई पे रैपर रखा था जिसके बाएं कोने में मुंबई के एक पुस्तक विक्रेता का नाम था। सर, सी इज एक्सपेक्टिंग, वर्षा बोली। That's nice. Congratulations, Rita.
डॉक्टर अटल की मुस्कान का नाप उतना ही था जितना कि अवसर की मांग थी। रीटा ने रुआसी मुस्कान से अनुग्रह व्यक्त किया। सर, रीटा को अगला साल अपने बढ़ते हुए परिवार को समर्पित करना होगा। क्या यह परिवर्तित सत्र मेरी पटरी कंपनी में आ सकती है? वर्षा को महसूस हुआ कि डॉक्टर अटल को रीटा के साथ उसका आना पसंद आया। ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी मैं ग्रेड का आश्वासन नहीं दे पाऊंगा। हाँ, एप्रियंस फेलोशिप का वादा मैं कर सकता हूँ। थैंक यू सर, रीटा बोली। दोनों उठ खड़ी हुई। वर्षा की निगाह फिर किताब पर चली गई। अगर तुम चाहो तो यह किताब पढ़ने के लिए ले लो, डॉक्टर अटल हल्की मुस्कान से बोली, लेकिन वापस करना मत भूलना। थैंक यू सर। वर्षा ने आतुरता से किताब ले ली। एजेंडा में पहला आइटम रहने की जगह थी। रिपटरी कंपनी के सदस्यों को छात्रावास की सुविधा नहीं थी। जून के तीसरे सप्ताह में वर्षा लखनऊ से आ गई। रोजाना हिंदुस्तान टाइम्स में किराए पर जगह का कॉलम देखते हुए वह फ़ोन करती, फिर मुआयने के लिए बाहर निकलती। अक्सर हर्ष उसे मोटरसाइकिल पर ले जाता। बात बन नहीं रही थी। वर्षा न पुरानी दिल्ली जाना चाह रही थी, न जमुना पार। वह मंडी हाउस से ज़्यादा दूर जाने को भी प्रस्तुत नहीं थी और बस भी एक से ज़्यादा नहीं लेना चाहती थी। कमरे की सुरक्षा की आवश्यकता थी और मालिक मकान के पूरे परिवार के साथ शराफत भी। ज़्यादा व्यक्तिगत पूछताछ भी वर्षा को पसंद नहीं थी। कमरा और आसपास शांत होना चाहिए, पर बाजार से ज़्यादा दूर भी नहीं। इस पर तुर्राया की किराए के नाम पर 70 रुपये से अधिक सुनकर वह रुआंसा हो आती थी। हर्ष को हंसी आ गई। वर्षा, ऐसा करो कि नीना के रूप में अपनी तस्वीर जगह चाहिए शीर्षक के साथ हिंदुस्तान टाइम्स में छपवा दो। मुझे विश्वास है डिफेंस कॉलोनी में कोई महान अभिनेत्री के संकट पे पसीज जाएगा। वर्षा ने मुंह बनाया। ठीक है, सारा मंडी हाउस मेरे ऊपर हंस रहा है, तुम भी मखौल उड़ा लो। 10 दिन भटकने के बाद आखिर हर्ष उसे अपने डैडी के एक व्यवसायी मित्र श्री सहगल के पास ले गया। वहाँ उसकी जैसी आवभगत हुई, उससे वर्षा को हर्ष के डैडी की महत्ता का एहसास हुआ। श्री सहगल ने दूसरे कमरे में जाकर फ़ोन किए, फिर एक पता हर्ष को दिया। मेरे चचेरे भाई हैं। शाम को वे दोनों करोल बाग पहुंचे। वेस्टर्न एक्सटेंशन एरिया की गली थी जो एक ओर आजम खां रोड को छूती थी और दूसरी ओर पूसा रोड को। बीच में यह 3 मंजिला मकान था। नीचे मिस्टर सहगल की पत्नी और छोटे बेटे साथ रहते थे। पहली मंजिल पे उनकी बड़ी बेटी अपनी बेटी के साथ रहती थी। बाईं ओर जीने से ऊपर जाकर वर्षा ने बरसाती देखी। खूब बड़ा कमरा था। एक खिड़की पूरब को खुलती थी, एक पश्चिम को। कांच के पल्लों के पार जाली का एक और पल्ला था। पंखा लगा हुआ था। बिजली की दूसरी फिटिंग भी थी। बगल में रसोई, गीजर लगा, गुसलखाना तो था शौचालय। छत बैडमिंटन के कोर्ट जितनी बड़ी थी। आसपास पर्याप्त शांति महसूस हुई। जगह कैसी लगी? वे नीचे गए तो मिसेस सहगल ने पूछा। बहुत अच्छी है। वर्षा अपनी प्रसन्नता छिपा नहीं पाई। 3 साल से किसी को रखा नहीं है। बॉबी कभी कभी वहां जाकर पढ़ लेता है। मिसेस सहगल ने बेटे की ओर संकेत किया। तो अभी भी पढ़ लिया करेगा, मेरा छोटा भाई इसी के जितना है। वर्षा मुस्कुराई। यहाँ से आप 1 मिनट में पूसा रोड के स्टैंड पे पहुंच जाएंगी, बॉबी बोला। वहां से मंडी हाउस को सीधी बस है। इन्हें 450 रुपये तनख्वाह मिलेगी, हर्ष नम्रता से बोला। हर्ष की चालाकी पे वर्षा मोहित होती। उसने 20 रुपये कम बतलाए थे। किराए को लेकर आपका जो हुक्म हो। बेटा, ताऊजू ने फ़ोन किया है, घर की बात है। मिसेस सहगल ने क्षण भर सोचा। चलो 150 दे देना। हर्ष के संकेत पे वर्षा ने 10-10 के 15 नोट उन्हें दे दिए। वर्षा को ऐसा लगा जैसे अपना कलेजा निकाल कर दे रही हो। हर्ष, मैं क्या करूँगी? वापसी में वर्षा बोली। 150 किराया, 50 बस के ले लो। 150 में रसोई का सामान, 50 रुपये दूध के, सब्जी, ब्रेड, बटर, अंडे। मेरा तो सर चकरा रहा है। आगे बात चरपाई, मेज, कुर्सी इत्यादि की बात करने वाली थी, पर एकाएक रुक गई। हर्ष से यह सब नहीं कहना चाहिए। तुरंत बात को पलटा। पर बरसाती बहुत अच्छी मिली। मेरा तो जीवन सफल हो गया। तुम्हारा जीवन बहुत जल्दी सफल हो जाता है। हर्ष हंसा। तुम अपने साथ मेरी तुलना क्यों करते हो? वर्षा ने मन ही मन सोचा। वर्षा ने कभी जानने की कोशिश नहीं की, पर उसका अनुमान था कि हर्ष का पूरा वेतन उसका जेब खर्च होगा। दिव्या बरसाती मिल गई। रात 8 के बाद वर्षा ने ईस्टर्न कोर्ट से लखनऊ फ़ोन किया। दिव्या का आदेश था कि कमरा मिलते ही उन्हें तुरंत सूचना दी जाए। अब विराटनगर में मेरा अपना एक पता है। वर्षा वशिष्ठ 14/14 वेस्टर्न एक्सटेंशन एरिया, करोल बाग, नई दिल्ली। और रिक्वेस्ट फ़ोन नंबर है 567319। अच्छा, तुम कुछ खरीदारी मत करना, मैं परसों सुबह आ रही हूँ, दिव्या ने कहा। तुम 10 बजे तक मिस्टर धवन के यहाँ आ जाना। वर्षा के समझ में कुछ नहीं आया। क्या दिव्या जगह और मकान मालिक के प्रति आश्वस्त होना चाहती है? रोहन के मित्र धवन दंपति से वह 4-5 बार मिल चुकी थी। दिव्या के उपहार लेकर वे नाट्य विद्यालय आए थे। एक बार हैदराबाद से आते हुए दिव्या रोहन 1 दिन के लिए दिल्ली रुके थे। वह उनसे मिलने गोल्फ लिंक्स गई थी। जी, टैक्सी आ गई, नौकर ने कहा। चलो वर्षा। दिव्या चाय का आखिरी घूंट लेकर उठ खड़ी हुई। सैला, मैं चलती हूँ, रात को ना आऊँ तो चिंता मत करना। अच्छा, सैला मुस्कुराई। जब धवन का नौकर आगे टैक्सी में बैठा तो वर्षा कुछ चौंकी। जब टैक्सी 14/14 के सामने रुकी तो वर्षा ने देखा कि अहाते में ऊपर जाने वाली सीढ़ियों के पास कुछ फर्नीचर रखा है। मैं लखनऊ से लाई हूँ, दिव्या ने कहा। सुबह यह स्टेशन से ले आया था। उन्होंने नौकर की ओर संकेत किया जो डिक्की से गैस का सिलेंडर उतार रहा था। सैला के पास 2 सिलेंडर है, तुम्हारा
जब खत्म हो जाए तो उसे फ़ोन कर देना, नौकर बदलवा देगा। अपनी गैस के लिए तुम जल्दी अर्जी दे दो। वर्षा 2 दिन से चिंता में थी। कमरा तो ले लिया, पर और बंदोबस्त कैसे और कब तक कर पाएगी। उसके खाते में 700 रुपए थे। वेतन अगले महीने ही मिलना था। यह पूरा महीना उसके सामने मुंह फाड़े खड़ा था। कुछ चीजें खरीद लेगी तो गुजारा कैसे चलाएगी। अहाते में पलंग, दीवान, मेज, कुर्सी, स्टूल, तस्वीरें, टेबल लैंप, गद्दे, चादर, तकिए, कुशन और सजावट के छोटे छोटे सामान थे। ऊपर जाकर उसने देखा तो रसोई में काम चलाने की सभी चीजें थी। पतीली, कढ़ाई, तस्तरियाँ, चम्मच, तवा, बेलन, डब्बे में दालें, चावल, आटा, मसाले, इतना सारा सामान। वर्षा आंखें फाड़े देख रही थी। तुम जानती हो वहाँ इतना फालतू सामान है जो कभी छुआ भी नहीं जाएगा। दिव्या ने कमरे की खिड़कियां खोली। पुताई हॉल में ही हुई लगती है। दीवारों को देखते हुए उन्होंने कहा, चलो हमारा एक काम तो हुआ। वर्षा सामान की उठाई धराई कर रही थी। मेज पोस्ट, कुर्सी की गद्दी, पांव पोस्ट, छोटे नैपकिन, कुछ भी तो नहीं भूली थी दिव्या। छोटा सा पोर्टेबल टेलीविजन सेट भी था। ऐसे क्या देख रही हो। दिव्या ने उसकी ओर देखा। क्या तुम्हारे ऊपर मेरा अधिकार नहीं। दिव्या के स्वर में उस आहत भाव की परछाई थी जिससे वह भली भांति परिचित थी। उसने तुरंत जीभ दांतों तले दबाते हुए कान पकड़े। चलो बाल्टी में पानी ले आओ। दिव्या ने पल्लू कमर में खोसते हुए कहा, बहुत काम पड़ा है। शाम के 5-1 बजे तक घर संवर गया। दीवारों पर तस्वीरें, खिड़कियां, दरवाजों पे लहराते पर्दे, एक कोने में बिस्तर, एक में दीवान, टीवी के सामने फर्श पे गद्दा और गांव तकिए, स्टूल पे लैंप, मेज के पास किताबों का रैक। वर्षा को अपना कमरा ऐसा लगा जैसे रंगीन पत्रिका का विज्ञापन सजीव हो उठा हो। शाम को सहगल परिवार ऊपर आया तो विभोर हो गया। हमने तो सुना था कि कलाकार बेहेमियन होते हैं, मिस्टर सहगल बोले। घर की ऐसी सज्जा के साथ दिव्या जैसे परिष्कृत महिला को देखकर उन लोगों के मन में वर्षा की ग्रेडिंग ऊंची हो गई। दोनों फर्श के गद्दे पर समानांतर लेटी हुई थी। बगल में चाय की ट्रे रखी थी। नौकर को दिव्या ने घर भेज दिया था। तभी जीने पर हर्ष के बूटों की खट खट हुई। तुमने फोन क्यों नहीं किया। हर्ष ने जीने से ही पूछा। मैं दिन भर घर में बैठा था। वर्षा सुख जाकर कुछ कह पाती इससे पहले हर्ष ने दिव्या को देख लिया, जिन्होंने सीधे बैठते हुए मुस्कान दी थी। मुझे हर्ष कहते हैं के साथ उसने कमरे को लक्ष्य किया। उसके मुंह में अपने आप ही सीटी बज गई। ऐसा घर रिपटरी कंपनी में किसी का नहीं होगा। वर्षा ने लाड़ से दिव्या के कंधे पर सिर रख दिया। नहा धोकर दोनों हर्ष के साथ अजमल खां रोड पर घूमने निकली। अब यह मेरा इलाका है, वर्षा ने सोचा। वह उमंग से भरी हुई थी। गृह प्रवेश के नियमों के अनुसार आज घर में खाना बनना ही चाहिए, दिव्या बोली। मैं कहने ही वाली थी। वर्षा मुस्कुराई। हर्ष, वर्षा को आलू पूड़ी बहुत पसंद है। तुम्हें? पसंद तो मुझे भी है, पर परिवार के साथ एक जगह जाना है। हर्ष विनम्रता से मुस्कुराया। मुझे आप लोगों से विदा लेनी होगी। वैसे भी 2 अंतरंग मित्रों के बीच मेरा हड्डी बनना उचित नहीं। देखा दिव्या, वर्षा ने आंखें नचाई। बिल्कुल रोहन की तरह बोल रहे हैं। श्री रोहन कौन है। हर्ष ने पूछा। दिव्या हंसी। दूसरी हड्डी। मुझे शाहजहांपुर के दिन याद आ रहे हैं। वर्षा ने पूड़ी बेलकर दिव्या को दी तो उसे कढ़ाई में छोड़ते हुए वह बोली। वर्षा के चेहरे पर मीठी मुस्कान थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई सुहानी फिल्म देख रही हो। उसके जीवन की रूपरेखा उसके आसपास ऐसा मधुर हो सकता है। इसे बनाए रखने के लिए कुछ अतिरिक्त कमाई जरूरी होगी। पिछले दिनों दूरदर्शन उपग्रह के एक प्रोड्यूसर नेगी से भेंट हुई थी। उन्होंने वर्षा के सामने कृषि संबंधी कार्यक्रम को कंपेयर करने का प्रस्ताव रखा था जो सुदूर ग्रामीण अंचल में प्रसारण के लिए थे। मंसूर ने उससे प्रवाह पत्रिका के लिए कुछ अंग्रेजी कहानियों का अनुवाद करने का सुझाव दिया था। 10 पन्ने की एक रचना के लिए 100 रुपये पारिश्रमिक की बात कही थी। वह कल ही विज्ञान भवन स्नैक्स में नेगी से मिलने जाएगी और इसी इतवार को मंसूर के घर कोशिश करेगी कि जाने से पहले एक अनुवाद तैयार कर ले। हर्ष कैसा लगा। देर से अपने को रोके रखने के बाद आखिर वर्षा ने पूछ ही लिया। दिव्या ने कॉफी का घूंट लिया, फिर सोचते हुए बोली। समझदार है, अपनी पृष्ठभूमि का बोझ लेकर नहीं चलता। चुप्पी के बीच टेलीविजन पर चलने वाले परिसंवाद की आवाज़ मुखर होती रही। क्या सोच रही हो। वर्षा ने पूछा। तुम्हारी पुरानी बात याद आ रही है। उसकी ओर देखते हुए दिव्या बुजुर्गों जैसे मीठे भाव से मुस्कुराई। जब मैंने पूछा था वर्षा, तुमने नाटक के लिए अपना नाम नहीं दिया, तुमने कैसी घबराहट से जवाब दिया था। मैडम, मैं तो बिल्कुल अनाड़ी हूँ। दोनों हंसी, फिर गंभीर हो गई। दिव्या ने नीचे खिसककर तकिए पर सिर रख लिया। कुछ ठहरकर बोली। आज मुझे बहुत भला लग रहा है। एक अच्छी अभिनेत्री होने के साथ साथ अब तुम्हारा अपना घर है। तुम काम करने वाली युवती हो। हर्ष के रूप में तुम्हें भावनात्मक संबल है। तुम्हारा छोटा सा संसार बस गया है। कुछ देर बाद रोशनी बुझा दी गई। दोनों फर्श के गद्दे पर ही लेटी हुई थी। दोनों खिड़कियां खुली थी। हल्की हवा के झोंके आ रहे थे। वर्षा ने गहरी सांस लेकर कहा। दिव्या, अगर तुम मुझे न मिलती तो मेरा क्या होता। देखते देखते उसकी निश्चित दिनचर्या बन गई थी। सुबह 6 बजे वह सोकर उठती। मिसेस सहगल का नौकर दिल्ली मिल्क स्कीम की आधे लीटर की बोतल दे जाता। छत के किसी कोने पर वह 1 कप चाय पीती,
फिर 2 टोस्ट, 1 अंडा और 1 गिलास दूध का नाश्ता करती। फिर 2 पराठे और सब्जी बनाकर लंच बॉक्स में रख लेती। नहा धोकर 8-1 बजे वह घर से निकलती और पूसा रोड के बस स्टॉप पे आ जाती। मंडी हाउस की बस मिल जाती तो ठीक, नहीं मिलती तो वह सुपर बाजार की बस ले लेती। सुपर बाजार से पैदल 12 खंबा रोड पार करने में लगभग 15 मिनट लगते थे। समय की कमी होती तो वह 12 खंबा रोड से कोई भी बस पकड़कर 20 पैसे का टिकट और ले लेती। 9 में से कुछ पहले ही वह रिपटरी पहुंच जाती और रजिस्टर में अपना हस्ताक्षर करती। 1 बजे वह 10 मिनट में खाना निपटाकर नीचे साहित्य अकादमी के पुस्तकालय में आ जाती और हिंदी अंग्रेजी अखबार पढ़ती। शाम को 5 बजे वह रविंद्र भवन में निकलती। कभी मित्रों के साथ श्री राम सेंटर इत्यादि में बैठती या किसी फिल्म का कार्यक्रम बनता। कभी वह सीधे घर आ जाती और 1 कप चाय बनाकर हनीमून का अनुवाद करने बैठ जाती। मुख्यतः हास्य नाटक करने वाले अग्रगामी के बहल ने 500 पारिश्रमिक पर उसे यह काम दिया था। नाटक का पूरा भारतीयकरण करना था। पहले अंक के 15 पृष्ठों का अनुवाद बहल को पसंद आया था। मंसूर से फोन करवाकर वह एक प्रकाशक से मिलने गई थी। उन्होंने पुस्तक छापने में रुचि दिखाई थी और वर्षा को एकमुश्त 500 रुपये देकर कॉपीराइट ले लेने का प्रस्ताव रखा था। 2 महीने में 1000 रुपये अतिरिक्त कमा लेने के विचार से सिलबिल खासी उत्तेजित हो चली थी। दूरदर्शन उपग्रह के लिए उसने 2 कार्यक्रम कंपेयर किए थे और 80-80 रुपये के 2 चेक मिल गए थे। पर तभी रिपटरी चीफ सूर्यभान ने उसे अपने कमरे में बुलाया। देखो वर्षा, मेरे पास तुम्हारी शिकायत आई है। कोई और होता तो मैं सस्पेंड कर देता, पर यह तुम्हारी पहली भूल है। मैं स्थिति को यह कहकर संभाल लूंगा कि वर्षा ने रिकॉर्डिंग गर्मी की छुट्टियों में की थी। तुम्हारा शुभाकांक्षी और एक वरिष्ठ सहयोगी होने के नाते क्या मैं आशा करूं कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। वर्षा ने क्षमा मांगकर वादा किया था। 8 बजे के लगभग वह रसोई में खाना बनाने में लग जाती। कभी टेलीविजन पर कोई रोचक कार्यक्रम होता तो समय में थोड़ी फेरबदल हो जाती। खाना खाने के बाद वह घंटे भर कुछ पढ़ती, फिर रोशनी बुझा देती। इतवार को सुबह 10:30 बजे के लगभग जीने के दरवाजे पर दस्तक हुई। वर्षा दूसरी कहानी का अनुवाद कर रही थी। बॉबी किसी के फोन की इत्तला देने आया है। छत पे आते हुए वर्षा ने दरवाजा खोला तो सुजाता खड़ी थी। दीदी, वर्षा अचरज से भर उठी। आइए आइए, गंगू तेली के घर में राजा भोज पधारे हैं। सुजाता के ना करने पर भी वह कॉफी बनाने रसोई में आ गई। हर्ष ने मित्रता के प्रारंभिक दौर में ही बताया था कि भावना में शिकस्त खाई हुई सुजाता के कारण हमारा पूरा परिवार भीतर से मुरझाया हुआ है। सुजाता की भावनाओं का केंद्र अक्षय था। वह तबादले पर कोलकाता गया था तो उसने वहीं एक बंगाली युवती से विवाह कर लिया। वर्षा सुनकर स्तब्ध रह गई। तत्क्षण दिव्या और प्रशांत की याद आई। अब कलकत्ते से उसका आसंग ऐसा हो गया था जहां उत्तर भारतीय प्रेमिका को विरह ज्वाला में जलता छोड़कर प्रेमी किसी शस्य श्यामला एलोकेसी के साथ नया नीर बना लेता है। काफ़ी अच्छी बनाती हो, सुजाता ने एक घूंट लेकर कहा। वर्षा आपकी कृपा है कि भाव से मुस्कुराई। वह थोड़ा आशंकित होने लगी थी। दीदी अकेली आई हैं और संजीदा थे, क्या उसे कोई भूल हो गई? सुजाता ने वैसे ही गंभीर भाव से पॉलीथीन के थैले से एक लिफाफा निकाला और उसकी ओर बढ़ाया। वर्षा ने खोला तो एक कार्ड था। श्री तथा श्रीमती वर्धन अपनी बेटी सुजाता के मंगल परिणय के अवसर पर। अब सुजाता चंचल मुस्कान से उसकी ओर देख रही थी। दीदी, वर्षा ने उसका हाथ थामकर आवेग से कहा, मैं कैसे अपनी खुशी प्रकट करूं? पिछले वर्ष से सुजाता कसमसाने लगी थी। पारिवारिक वातावरण अपेक्षाकृत उन्मुक्त हो गया था। हर्ष ने बताया था जेएनयू के एक एसोसिएट प्रोफेसर योगेश से सुजाता की मित्रता हो गई है। मोतीलाल नेहरू मार्ग पे मेरा कमरा खाली हो रहा है। सुजाता ने उसी चंचल मुस्कान से कहा, वहां आने के बारे में क्या ख्याल है? दीदी, वर्षा सुकचा गई। हर्ष के मन में क्या है मैं थोड़ा सा जानती हूँ। सुजाता ने हाईने का पुलवर वापस नहीं लिया था। दीदी कहती हैं वर्षा के ऊपर अच्छा लगेगा, उसी के पास रहने दो, हर्ष ने बताया था। क्या दीदी समझ गई होंगे कि पुलवर की जरूरत क्यों पड़ी? वर्षा ने सोचा था। वह संकोच के मारे उस पुलवर को पहनकर कभी हर्ष के घर नहीं गई। डैडी भरसक हम लोगों की जिंदगी में दखल नहीं देते, सुजाता ने कहा। रही मम्मी की बात तो वह धीरे धीरे उन्हें मना लेंगे। तो मम्मी का रुख सुजाता ने भी लक्ष्य कर लिया था। जब से हर्ष उसके प्रति अधिक उष्म हुआ था, मम्मी वर्षा के प्रति थोड़ी सर्द हो गई थी। एक कारण तो निसंदेह वर्षा का नीचा सामाजिक स्तर था, दूसरा कारण थी शिवानी। अहमदाबाद से बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किए हुए शिवानी एक मल्टीनेशनल में एग्जीक्यूटिव और डैडी के एक सहयोगी मित्र की बेटी थी। मम्मी को वह लंबे समय से प्रिय थी। पहले साल सुजाता की वर्षगांठ पे शिवानी से भेंट हो गई थी। वर्षा, सुजाता ने परिचय कराया था। शिवानी। हेलो। शिवानी ने तौलती निगाह से उसे देखते हुए अंग्रेजी में कहा, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। दुर्भाग्य से तुम्हारा कोई नाटक मैं अब तक नहीं देख सकी। अच्छा हुआ, वरना आपको निराशा हुई होती। वर्षा उदास मुस्कान से बोली। वर्षा की तुलना में शिवानी का कद काफ़ी छोटा था। वर्षा ने संतोष के भाव से लक्ष्य किया कि शिवानी की आंखें और वक्ष रेखाएं भी उसके आगे वैसी ही हैं जैसी उज्जैनी के श्री के सामने विदिशा। पर शिवानी न सिर्फ बड़े पावन ढंग से गोरोचन सी गोरी थी, बल्कि उसमें सहज आकर्षण था। शिवानी ने बेल बटम और फ्रील वाला टॉप पहन रखा था। कानों में बड़े बड़े कुंडल, पीठ पर लहराते कटे हुए बाल, काले लाइनर से हाईलाइट की गई आंखें और स्वप्निल से लुक के लिए ग्रेड शैडो, सनसेट पिंक लिपस्टिक में भरे भरे होठ ऐसे लगते थे जैसे पकी हुई कलियां टूटने को मचल रही हो।
हॉस्टल से निकलते हुए वर्षा को इस नाटकीय समक्षता की जानकारी थी, पर उसने तय किया था कि वह अपनी सादगी पे दृढ़ रहेगी। उसने रोजमर्रा की नीली जींस और पूरी बाहों की कमीज पहनी थी, बालों की एक ढीली ढाली चोटी, कोल्हापुरी चप्पलें और बायरे नाम मेकअप। मॉडर्न स्कूल के सहचार्य के बाद से शिवानी की से हर्ष की अच्छी मित्रता हो चली थी। वर्षा को कौतूहल था, पर संकोच के कारण उसने कभी यह जानने की चेष्टा नहीं की थी कि इस मित्रता की प्रकृति क्या है। शिवानी के माता पिता और भाई भाभी से परिचय हुआ उस शाम वर्षा ने कई बार महसूस किया कि आंखों आंखों में तौला जा रहा है उससे। बदकिस्मती से नाट्य विद्यालय से और कोई नहीं था, इसलिए वह अधिक समय या तो काम में मदद करती रही या सुजाता के आसपास मंडराती रही। हर्ष से वह जानबूझ के दूर रही। वर्षा, सुजाता ने केक के छोटे छोटे टुकड़ों की प्लेट उसकी ओर बढ़ाई। मेहमानों में बांट दो। दीदी प्लीज, वर्षा कातर भाव से बोली, मुझे यह काम करता देख कोई कुछ और मतलब न लगा ले। सुजाता ने उसकी ओर देखा। एक क्षण में उन्होंने वर्षा को कुछ और पहचान लिया। सप्ताह भर सुजाता की शादी की गहमागहमी रही। शाम 5 बजे वर्षा रिपटरी से निकली और हर्ष के घर चली जाती। मेहमानों की सूची बनाना, लिफाफे पे नाम पते लिखना, मेन्यू की तैयारी, सब में उसने हाथ बटाया। कपड़ों और गहने की खरीदारी में सुजाता उसे साथ ले जाती। सुजाता मम्मी की सूची की 2 चीजें काटती तो डैडी 3 और जोड़ देते। डैडी क्यों फिजूल खर्ची कर रहे हो? वर्षा मुग्ध भाव से बाप बेटी की बहस सुनी। फिजूल खर्ची? उसने पहली बार डैडी का तरल स्वर सुना। मेरी एक ही तो बेटी है। हे प्रभु, भारतवर्ष में ऐसे पिता भी पाए जाते हैं? वर्षा ने रोमांच के साथ सोचा। शनिवार की दोपहर वर्षा ने सुजाता को उबटन लगाया। इस अतरंगकारी व्यापार के लिए सुजाता ने उसी का चुनाव किया था। नग्न पीठ पर आलेप मलते हुए वर्षा को दिव्या की याद आई। मैं जिंदगी भर नई नवेली दुल्हन के लिए यही करती रहूंगी, उसने मुस्कान के साथ सोचा। मुस्कुरा क्यों रही हो? सुजाता ने मुस्कान से पूछा। कुछ साल पहले भी मैंने एक दुल्हन की ऐसी ही सेवा की थी। पता नहीं इस रोल के लिए मुझे क्यों उपयुक्त समझा जाता है। क्या वह दुल्हन खुश है? सुजाता ने पूछा। मुस्कान विलुप्त हो गई थी। वर्षा पल भर ठिठकी। इतना कह सकती हूँ कि उसका मन जो बहुत बेचैन था अब शांत और स्थिर हो रहा है। आमीन, सुजाता धीरे से बोली, कुछ अपने आप से ही। वह रात वर्षा ने सुजाता के कमरे में ही बिताई थी। देर तक आंगन में बन्ने गाए गए। वर्षा ने ढोलकी बजाई। इस रार पर एक गाना वर्षा ने भी छोड़ा, बन्ना मेरा रंग रंगीला, छैलों का सरताज। शिवानी सामने बैठी उसे देख रही थी, जैसे प्रतिद्वंदी की स्थिति आंक रही है। उसने मन ही मन कहा, शिवानी मेरी तुम्हारी कोई प्रतियोगिता नहीं है, इतना ही बहुत है कि मैं जिंदा हूँ, आज़ाद हूँ। कोई नाचेगा नहीं? पुलक से भरी मम्मी बोली। वर्षा, इस बार उनकी बात रखने के लिए वर्षा कर्म क्षेत्र में उठ खड़ी हुई। सप्ताह भर इस घर में वर्षा का व्यवहार समुचित और सही रहा। हर्ष और सुजाता की भावना का निर्वाह करने के लिए वह उपस्थित एवं क्रियाशील थी, पर मम्मी की भावना का सम्मान करते हुए बारंबार पृष्ठभूमि में रही। कम से कम बोलते हुए, कम से कम नजर आते हुए उसने अपनी नाजुक सी भूमिका निभाई। परिवार की लड़की जैसा दायित्व तो निभाते रहो, पर ऐसा न लगे कि परिवार के सदस्य हो या बनने वाली हो। सुजाता के साथ साथ डैडी ने भी इसे लक्ष्य किया। वर्षा इज डिसेंट। पाइप का कस खींचकर डैडी धीमे स्वर में सुजाता से बोले, व्हाट डू यू थिंक? मुझे खुशी है डैडी कि इस बारे में हम दोनों सहमत हैं। सुजाता बोली, दैट गर्ल हैज करेक्ट इनर स्ट्रेंथ एंड डिग्निटी। इतवार की शाम को विवाह हुआ। वर्षा को पहली बार कांजीवरम साड़ी पहनने का अवसर मिला था और दिव्या की भेजी चोली। कंधों को पल्लू से ढके हुआ पंडाल में चुपचाप 5वीं पंक्ति के कोने में बैठी रही। शिवानी चटक बनारसी साड़ी के साथ जेवरों से लदी हर्ष की मम्मी के ठीक पीछे बैठी थी। आप बहुत सुंदर लग रही हैं, सामने पड़ जाने पर वर्षा ने कहा था। थैंक्स, गले के हार की लड़ियां संभालते हुए शिवानी बोली। यू टू आर लुकिंग ग्रेसफुल। जब विदाई हुई तो सुजाता हर्ष से लिपटकर हिलक हिलक कर रोई। हर्ष ने अपने आंसू पोंछे और सुजाता के भी। डैडी अपने पर नियंत्रण रखे हुए थे, पर मम्मी का बांध टूट गया। हर्ष ने मुश्किल से उन्हें संभाला। वर्षा, कार के दरवाजे पर सुजाता को एकाएक उसकी याद आई। वर्षा पीछे और ओट में थी, पर अब आगे आना ही पड़ा। सुजाता ने उसे बाहों में बांध लिया और धीमे से फुसफुसाई, मुझे विश्वास है हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी बांटेंगे। जब वर्षा अपनी बरसाती में लेटी तो 1 बज रहा था। बदन थकान से स्थिर था, पर नींद नहीं आ रही थी। वर्षा, वर्धन परिवार का अंग हो जाने के मुद्दे पर तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या है? उसने जोर से अपने आप से पूछा। वर्षा ने मन को खंगाला था। कई कारण थे जो उसे मनाही का संकेत दे रहे थे। पहला कारण कलात्मक था। अभी उसने रचनात्मक व्यक्तित्व के निर्माण का एक चरण पूरा किया था। अभी उसकी उपलब्धि क्या है? वह कम से कम 25 वर्ष पटरी में रहेगी और एक सक्षम अभिनेत्री के रूप में अपने को स्थापित करेगी। दूसरा कारण आत्मसम्मान से जुड़ा था। मम्मी की ठंडी दृष्टि के चलते वह मोतीलाल नेहरू मार्ग के बंगले में बहू बनकर नहीं घुसेगी। अपने ही घर में घुसपैठिए की स्थिति की कल्पना से वह सुलग उठती थी। तीसरा कारण व्यक्ति और कलाकार के रूप में उससे की जाने वाली अपेक्षाओं तथा उसकी सीमाओं से जुड़ा था। रंग दायित्व के प्रति अपने संपूर्ण समर्पण की वजह से भी यह कार्यकलाप पूरे समय की मांग करने वाला लगता था। इसके साथ वह पत्नी और पुत्रवधू की भूमिकाएं निरंतर कैसे निभाएगी? कुछ समय बाद इसमें माँ की भी भूमिका का जुड़ना अनिवार्य था। तब समय और समर्पण का विभाजन भी
तीखा और तनाव भरा होगा। अंतिम कारण हर्ष की उसके ऊपर हावी होने की प्रवृत्ति थी। अब तक वे भावनात्मक रूप से एक दूसरे के काफ़ी निकट आए थे, पर दूसरे स्तर पर विरोधी विचारों की नीकें भी चुभने लगी थी। वह सुजाता के संकोच के मारे कुछ कह न सकी, पर उनकी शादी का कार्ड मिलने से लेकर अब तक के समय में उसकी यह धारणा बलवती होती गई थी कि अभी हर्ष के साथ जीवन बिताने का निर्णय लेना जल्दीबाजी होगी। अभी उन दोनों के बीच विचार पद्धति एवं जीवन शैली के समीकरण के ताने बाने और साफ और सुलझे हुए होने चाहिए। वर्षा इस विषय में क्या निर्णय लेगी, ये हम कल जानेंगे। आज यहीं तक, बाय।